समय साक्षी में आज जब भारत ने पहली बार ओलंपिक में जीता हॉकी का स्वर्ण पदक। अभिवादन स्वीकार कर ये रेहान फजल था। पहली बार हॉकी को 1908 के लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में हॉकी की फिर वापसी हुई थी। 1924 के पेरिस ओलंपिक खेलों में हॉकी फिर गायब था। भारत के अनुरोध पर एक बार फिर 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को फिर शामिल किया गया था। ओलंपिक में टीम भेजने के लिए सबसे बड़ी समस्या था धन। टीम भेजने के लिए जरूरत थी 40,000 रुपयों की, लेकिन भारतीय हॉकी फेडरेशन इतना भी धन जमा नहीं कर पाया था। धन जुटाने के लिए महात्मा गांधी की भी मदद मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अंततः ओलंपिक के लिए 13 सदस्यों की टीम चुनी गई और लंदन में रह रहे 3 खिलाड़ियों जयपाल सिंह, SM यूसुफ और टाइगर पटौदी के पिता इफ्तिकार अली पटौदी से कहा गया कि वो वहां से टीम को ज्वाइन कर ले। हाल ही में प्रकाशित किताब इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के लेखक के अरुमुगम बताते हैं, उनको पता चल गया 40,000 तो हम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। वो लोग ज़्यादा उम्मीद रखे थे इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट जो नेशनल चैम्पियनशिप का पाला वाला है वो, उसमें ज़्यादा कलेक्शन होगा, मगर 10-12 हज़ार उसमें कलेक्शन हुआ है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, 3 लोग बागर से ले लेंगे। वो कोई मैग्नानिमिटी नहीं था, खर्चा कम करने के लिए था वो। नंबर 2, जब वो टीम इधर से निकल रहा था, बॉम्बे का आए थे, 11 प्लेयर आए थे, क्योंकि 13 प्लेयर का भी इनके पास पैसा नहीं था। 11 प्लेयर तो ज़रूरी था। उस टाइम बंगाल हॉकी एसोसिएशन जो होता था, उन्होंने 2 एक्स्ट्रा प्लेयर जो छोड़ने जा रहे थे, वो बंगाल का था। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा बॉम्बे को भेज दिया था। जब वो पैसा मिला है, एक रेक नोरिस करके है, शौकत अली 2 लोग हैं, वो 11 टीम में ज्वाइन किए थे। वो शिप बोलते थे उस टाइम, जो बोट बोलते थे। तो निकलने के आधा घंटे पहले इंडियन टीम 11 से 13 बनाए हैं। जब इंडियन टीम पहुंचा था, इंग्लैंड में पहुंचा था, उस टाइम इनके पास 40 to 50% फंडिंग ये था। किसी ने मॉर्टगेज करके पैसा तैयार रखा था, कलेक्शन नहीं हुआ तो हम कर लेंगे करके। बट उन्होंने 3 बार फंडिंग का अपील किया न्यूज़पेपर्स में। किसी ने 5 रुपया दे रहा है, किसी ने 2 रुपया दे रहा है। जब उन्होंने जीत गया, उसके बाद वाइसराय ने 5,000 दिया। जब वाइसराय ने 5,000 दिया, बॉम्बे के गवर्नर ने 3,000 दिया। जो 100% फंडिंग इंडियन टीम गोल्ड जीतने से ही हुआ है। आखिरकार 3 मार्च 1928 को 13 सदस्यों की भारतीय टीम बंबई से लंदन जाने वाले स्टीमर कैसरे हिंद पर सवार हुई। ध्यानचंद और रोजर को छोड़कर टीम के बाकी सदस्य पहली बार भारत से बाहर जा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इस पूरी यात्रा के दौरान भारतीय खाना मिला, जो आज के युग में भी मुश्किल बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर जयपाल सिंह को ही क्यों भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि वो उस समय भारत में रह भी नहीं रहे थे। उस समय जो भी इंडिया में हो रहा है, इंडिया ऑफिस चलाता था लंदन में बैठ के। अगर आप इंडिया ने एंट्री किया था ओलंपिक्स में, यह पहला एशियन कंट्री है ओलंपिक्स हॉकी में एंट्री ले रहा है। उस टाइम कुछ ऑब्जेक्शन उन लोगों ने निकाला है, ये तो ब्रिटिशर से आएंगे, ब्रिटिशर आके ब्रिटिशर को हराएंगे या जीतेंगे, कंपटीशन होगी, या इंडियन टीम तो हो ही नहीं सकता, देश का नाम है ब्रिटिश इंडिया है। ये मिसकंसेप्शन को निकालने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया है, इंडियन टीम होगी, इंडियन एक कैप्टन होगी। एक्चुअली थोड़ा उन लोगों ने मैग्नानिमस थे, वो लोग दिल उनका बड़ा था। चलो यार इंडियन का रखे, इंडियन का नाम ही रखेंगे, इंडियन को खिलाएंगे करके किए थे, क्योंकि वो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन थे, स्पोर्ट्स स्पिरिट था। वो नहीं देखे हैं हम रूलिंग कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स है। जो भी
इंडियन टीम में थे ज़्यादातर अच्छा पोजीशन में नहीं थे। जैसे ध्यानचंद साहब थे तो सिपाही थे, उनको इंग्लिश में नहीं आता था। सो एक पोजीशन रखने के लिए उस एटमॉस्फेयर के जानने वाला जयपाल सिंह मुंडा उधर ही 20 साल से उधर ही है, उनको उन्होंने पीआर के तरफ से लिया है उन्होंने, ताकि वो इंडिया का रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया का इंटरेस्ट को देखभाल करेंगे। ये रीज़न वही था। जयपाल सिंह ने अपनी आत्मकथा लो वीर सेंद्रा में लिखा था। एक शाम भारतीय सेना में काम कर रहे 2 अंग्रेज कर्नल ब्रूस टर्नबुल और मेजर रिकेट्स मेरे पास आए। टर्नबुल भारत में आर्मी स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव थे। मैंने उन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर की। उन्होंने मुझे कहा कि भारत की हॉकी टीम अगले हफ्ते यहां आ रही है, यहां से वो एम्स्टर्डम जाएगी। हम चाहते हैं कि आप उस टीम की कप्तानी करें। मैं इसके लिए राजी हो गया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे ओलंपिक खेल के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए इंडिया ऑफिस से अनुमति लेनी हो। मुझे छुट्टी नहीं मिली और मुझे अपने अफसरों को नाराज कर एम्स्टर्डम जाना पड़ा और इसके परिणाम भी मुझे झेलने पड़े। जब 30 मार्च 1928 को भारतीय टीम टिलबरी के बंदरगाह पहुंची तो जयपाल सिंह ने उनका स्वागत किया। भारतीय टीम के देहाती कपड़ों और अपरिष्कृत हाव भाव ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। टीम को साउथ केंसिंगटन में एक सस्ते गेस्ट हाउस में ठहराया गया। जयपाल उन्हें रीजेंट स्ट्रीट पर उस समय के एक महंगे भारतीय रेस्टोरेंट वीरास्वामी में खाना खिलाने ले गए। कुछ ही दिनों में सभी खिलाड़ी जयपाल सिंह को स्किपर कहकर पुकारने लगे। हालांकि तब तक उन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय टीम की कप्तानी स्वीकार नहीं की थी। पहले कुछ मैचों में ध्यानचंद और शौकत अली ने अपने शानदार खेल से जयपाल सिंह का ध्यान खींचा। शौकत कलकत्ता कस्टम की तरफ से खेलते थे, जबकि ध्यानचंद भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर काम कर रहे थे। जयपाल सिंह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, ध्यानचंद सीधे साधे शख्स थे। उनके पास सिर्फ एक पतलून थी। मैं उन्हें रेजेंट स्ट्रीट पर कपड़ों की एक मशहूर दुकान ऑस्टिन रीड पर लेकर गया। हम नीचे तहखाने में गए। वहां सेल्समैन ने उन्हें पतलून के एक से एक कपड़े दिखाए। जब ध्यानचंद ने उनसे कहा कि क्या मैं इन कपड़ों को ऊपर ले जाकर सूरज की रोशनी में देख सकता हूं, तो मेरा सिर शर्म से नीचे झुक गया। जब मैंने ये किस्सा शौकत को सुनाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, सेना के लांस नायक से तुम और क्या उम्मीद कर सकते हो। भारतीय टीम ने स्थानीय क्लबों के खिलाफ 11 मैच खेले। इनमें से 9 में उनकी जीत हुई। एक मैच ड्रॉ रहा और एक मैच वो हारे। वो अपना पहला ही मैच इंग्लैंड की सेना से हार गए। लाहौर से छपने वाले अखबार ट्रिब्यून ने लिखा, इस हार का कारण था कि उन्होंने ये मैच इंग्लैंड पहुंचने के सिर्फ एक दिन बाद खेला था। दूसरे, उन्हें जूते पहनकर खेलने का कोई अनुभव नहीं था। तीसरे, मैदान खेलने लायक नहीं था। अगर उनका बस चलता तो वो उस मैदान पर खेलते ही नहीं। लेकिन वो अपने मेजबानों को निराश नहीं करना चाहते थे। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, मौसम ने इंग्लैंड की सेना की टीम को बचा लिया। ये मैच भारी बारिश में खेला गया और समय से 15 मिनट पहले ही समाप्त कर दिया गया। उनका अंतिम मैच इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम से हुआ, जिसे उन्होंने 4-0 से हराया। इंग्लैंड में भारतीय टीम द्वारा खेली गई हॉकी ने उनके प्रतिद्वंदियों और दर्शकों दोनों को प्रभावित किया। इंग्लैंड की टीम के कप्तान ने कहा, इस टीम का कोई भी कमजोर पक्ष नहीं है। एक रिपोर्ट में लिखा गया, इस स्तर की हॉकी इंग्लैंड की धरती पर पहले कभी नहीं देखी गई। इंग्लैंड के हॉकी खिलाड़ियों को पहली बार एहसास हुआ कि हॉकी में क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन भारतीय टीम को उस समय बड़ा धक्का लगा जब इंग्लैंड में रह रहे इफ्तिखार पटौदी ने टीम के साथ एम्स्टर्डम जाने से इनकार कर दिया। हालांकि इंग्लैंड में उन्होंने उनके साथ अभ्यास मैचों में भाग लिया था।
भारत की टीम 24 अप्रैल को हॉलैंड पहुंची। दिलचस्प बात यह थी कि हॉकी प्रतियोगिता मुख्य ओलंपिक खेलों से 2 महीने पहले शुरू हुई थी। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया। इस मैच में पहले हाफ में हुए सभी तीनों गोल ध्यानचंद ने किए। अब तक ध्यानचंद को दुनिया का सबसे अच्छा सेंटर फॉरवर्ड माना जा चुका था। मद्रास मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मौसम बेहतरीन और मैदान उबड़ खाबड़ था। भारत की 6-0 से जीत अपने से कहीं तगड़े ऑस्ट्रियन खिलाड़ियों पर उनकी श्रेष्ठता की सही कहानी बयान नहीं कर रही थी। ऑस्ट्रियन टीम पूरी तरह से रक्षण पर उतरी हुई थी। उनकी तरफ से 4 हाफ बैक और 3 बैक खेल रहे थे। भारत का इस कदर दबदबा था कि इक्का दुक्का बार ही गेंद भारतीय इलाके में आई थी। ऑस्ट्रिया का पूरा जोर गोलों का अंतर कम करने पर था। दूसरे मैच में भारत ने बेल्जियम को 9-0 से हराया। बेल्जियम की टीम ने पहले 25 मिनटों में एक भी गोल होने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद गोलों की बाढ़ सी आ गई। ध्यानचंद उस दिन फॉर्म में नहीं थे। फिरोज खान ने उस दिन 5 गोल किए, जो उस समय तक एक मैच में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड था। स्टेट्समैन ने अपने 19 मई 1928 के अंक में लिखा, बाएं फ्लैंक में खेल रहे सीमन ने अपने स्टिक वर्क से 2 बार बेल्जियम के गोलकीपर को चकित किया। भारतीय गोलकीपर एलन को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी। जयपाल सिंह और पेनिगर ने शानदार खेल दिखाया। तीसरे मैच में भारत ने डेनमार्क को 5 गोलों से हराया। भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हाफ टाइम से तुरंत पहले फिरोज खान एक डेनिश खिलाड़ी से टकरा गए और अपनी कॉलर बोन तोड़वा बैठे। वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उस जमाने में वैकल्पिक खिलाड़ी भेजने का नियम नहीं था, इसलिए भारत ने पूरा मैच 10 खिलाड़ियों से ही खेला। चौथे मैच में भारत ने स्विट्जरलैंड को 6-0 से हराया। स्कोर लाइन से यह आभास हुआ कि भारत के लिए यह आसान मैच था, लेकिन ऐसा नहीं था। बारिश के कारण मैदान भारी हो गया था, जिसकी वजह से भारत को स्विट्जरलैंड पर पार पाने में खासी मेहनत करनी पड़ी। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान हॉलैंड से था। पटौदी टीम के साथ हॉलैंड आए ही नहीं थे। कप्तान जयपाल सिंह भी फाइनल मैच खेलने नहीं पहुंचे थे। के अरुमुगम बताते हैं, 2 मैच पहले फिरोज खान का शोल्डर इंजरी हो गया था। जब तक उन्होंने सेकंड टॉप स्कोरर था, है ना, 5 गोल तो उन्होंने पहले भी कर चुके थे। अभी क्या ज़माना, जैसे उस ज़माने में गोल करना आसान नहीं होता है, ऑफ साइड होता है। अगर पेनाल्टी कार्नर मिल गया, पूरा टीम डिफेंड करता है, गोल अब आसानी से नहीं कर पाएगी। उस ज़माने में 5 गोल उन्होंने किया है, वो था। दूसरा था गोलकीपर, हर मैच खेल रहा था, सेकंड गोलकीपर था ही नहीं। अगर उसका इंजरी हो गया तो कोई इलाज भी नहीं था। और एक कंडीशन ये है, अगर 11 प्लेयर ग्राउंड में नहीं है, मेडल दूसरा टीम को दिया जाएगा, वॉक ओवर हो जाएगा। इस सिचुएशन में शौकत अली 8 घंटे के पहले, जो ओनली 2-3 प्लेयर्स थे, हर मैच खेले हुए हैं, उसमें शौकत अली का नाम है, उसका रोल्ड आउट हो गया। सेंटर फॉरवर्ड फिरोज खान, वो रोल आउट हो गया। गोलकीपर एक ही है, रोज़ मैच खेलते आ रहा है, लोग बता रहे थे, रिपोर्ट बता रहा था उनका फॉर्म थोड़ा नीचे गिर रहा है करके आ रहा था। जिस दिन मैच होना था अराउंड 3 o'clock, सवेरे से फीवर है ध्यानचंद का, 11 प्लेयर तो नहीं होंगी। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मेरे लिए बुखार के बावजूद खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस दिन हमारे मैनेजर ने हमें एक नारा दिया, करो या मरो। मैंने खेलते हुए मरने का फैसला किया। मैं पेशे से एक सिपाही था। जब देश की इज्जत दांव पर लगी हुई हो तो बिना खौफ मैदान में कूदने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1 बजे के आसपास स्टेडियम की तरफ जाने वाली हर ट्रैम खचाखच भरी थी। सड़क से टैक्सियां एकदम से गायब हो गई थी। हर कोई ओलंपिक स्टेडियम की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। स्टेडियम के बाहर हजारों कारें पार्क थी।
ये सब उस हॉकी मैच के लिए था इसके बारे में एक पखवाड़े पूर्व तक हॉलैंड के निवासियों को कुछ खास पता नहीं था। फाइनल से पहले कांस्य पदक के लिए मैच खेला गया जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को 3 गोल से हरा दिया। जब मैच शुरू हुआ तो स्टेडियम खचाखच भर चुका था। अनुमान था कि उस समय स्टेडियम में 40 से 42 हजार दर्शक थे। उस समय तक किसी हॉकी मैच के लिए इतने दर्शक कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि दर्शक अपनी टीम को जीतने देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि भारत कहीं बेहतर टीम है तो उन्होंने अच्छे खेल को सराहना शुरू कर दिया। मैच के दौरान मौसम बहुत अच्छा था। स्टेडियम का एक एक टिकट बिक चुका था। हॉलैंड का रक्षण बहुत जबरदस्त था। ध्यानचंद के किए एक गोल की बदौलत भारत हाफ टाइम तक 1-0 से आगे था। दूसरा हाफ शुरू होने के कुछ सेकंडों के अंदर ध्यानचंद ने दूसरा गोल किया। इस बीच हेमन के घुटने में चोट लगी, वो मैदान से बाहर गए, लेकिन 15 मिनट बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान में फिर वापस आ गए। हॉलैंड 3-0 से हारा। उनके बैक ट्रेसलिंग, वॉल और गोलकीपर कैट के शानदार खेल की वजह से वो और बड़े अंतर से नहीं हारे। इस तरह भारत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला गुलाम देश बना। पदक समारोह में ब्रिटेन का यूनियन जैक फहराया गया और बैंड ने वहां का ही राष्ट्रीय गान बजाया। भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में बिना गोल खाए 29 गोल किए। प्रतियोगिता समाप्त हो जाने के बाद टीम के मैनेजर बी रॉजर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद कुछ खिलाड़ी एम्स्टर्डम में अपनी वो फॉर्म दोहरा नहीं सके जो उन्होंने भारत में दिखाई थी। सिर्फ 5 खिलाड़ी ही आशाओं पर खरे उतरे। वो थे एलन, रॉक, ध्यानचंद, नॉरिस और यूसुफ। भारत भाग्यशाली था कि फाइनल में उसका मुकाबला हॉलैंड से हुआ। अगर उसका मुकाबला जर्मनी से होता तो उसके लिए जीत इतनी आसान नहीं होती। ओलंपिक हलकों में यह अफवाह थी कि इंग्लैंड पहले ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, लेकिन जब उनकी टीम एक अभ्यास मैच में भारत की टीम से हार गई तब उन्होंने ओलंपिक में भाग न लेने का फैसला किया। अंग्रेजों को डर था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस टीम से न हार जाए जो उनके गुलाम देश की है। ध्यानचंद ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा, हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा मुकाबला इंग्लैंड से होगा ताकि हमें ये दिखाने का मौका मिले कि हम उनकी तुलना में कितने अच्छे या बुरे हैं। मुझे हमेशा दुख रहा कि हमारी ये मंशा मेरे ओलंपिक खेलों में खेलने तक पूरी नहीं हुई। भारत ने 1948 में जाकर लंदन में ओलंपिक हॉकी के फाइनल में इंग्लैंड को हराया। इंग्लैंड भारत से खेलने से भले ही बच गया हो, लेकिन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने कप्तान जयपाल सिंह और उनकी टीम को भेजे तार में लिखा, इस महान विजय पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई स्वीकार करिए। जब भारत की टीम स्वर्ण पदक जीतकर बंबई पहुंची तो उसके स्वागत में हजारों लोग खड़े थे। जब इंडियन टीम निकला था बॉम्बे से, सिर्फ 3 लोग थे सेंड ऑफ करने के लिए बॉम्बे में। जब टीम जीत गया वो आने में भी 1 महीने के ऊपर लग गया। जब टीम लैंड किया था एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन मैच का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें उस टाइम बॉम्बे का गवर्नर भी आए हुए थे। उन्होंने 5,000 रुपीज़ डोनेशन भी पहले अनाउंस कर दिया था, फिर गेट कलेक्शन भी हुआ है। बहुत हैप्पीनेस अब बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि फंडिंग हो रहा है। जिन्होंने जीता है जीत गए हैं, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। फिर तीसरा है लोगों के पास पहुंच गया, एग्जीबिशन मैच भी हो रहा है। फिर उस टीम को हर जगह ले गए थे, लाहौर, ढाका, कलकत्ता, हर जगह ले गए थे। जयपाल सिंह के ओलंपिक खेलों में भाग लेने को ऑक्सफोर्ड के अध्यापकों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, मुझसे कहा गया कि मैंने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे 1 वर्ष तक और ऑक्सफोर्ड में रहना होगा।
ओलंपिक खेलों में भारत की कप्तानी करने का ब्रिटिश लोगों के लिए कोई महत्व नहीं था। मैंने विरोध स्वरूप आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। जयपाल सिंह ने हॉकी से संन्यास ले लिया और वो धीरे धीरे राजनीति में आ गए। 1938 में वो आदिवासी महासभा के नेता बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले झारखंड राज्य की मांग उठाई। सन 2001 में जाकर उनका ये सपना पूरा हुआ। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।